नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला में हम इतिहास का समग्र अवलोकन कर रहे थे और इसका जो पहला वीडियो है, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। उसमें हमने शुरुआती चीज़ों को देखा। हमने ये देखा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इतिहास के तीनों ही अलग अलग जो भाग हैं, यानी प्राचीन से लेकर मध्यकाल और आधुनिक तक, उनसे आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, इसका परिचय प्राप्त किया। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जो कि प्राचीन भारत में घटी थी और उनकी तारीखों को साथ में देखा, जो कि महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर हम लेक्चर के अगले पार्ट में, यानी इस पूरी वीडियो श्रृंखला में जो पार्ट 2 है वीडियो का आप देख रहे हैं, तो इसमें शुरुआत करते हैं आरंभिक भारतीय पुरातत्व के कुछ कालखंडों से, यानी वही पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यही सब। तो लिस्ट बनी हुई है, देखने में सुविधा है, देखिए। पूछा जा सकता है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो 20 लाख वर्ष यानी वर्तमान से इतने समय पहले, 20 लाख साल पहले जो निम्न पुरा पाषाण काल था वो चल रहा था। इसकी जो अवधि है वो दी हुई है। करीब 80,000 साल पहले की स्थिति है तो मध्य पुरा पाषाण काल का वो समय था। 35,000 साल की बात हो रही है तो उस समय उच्च पुरा पाषाण काल चल रहा था। पाषाण काल का मतलब है कि पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। धातुओं को तो जमीन से खोद कर निकालना पड़ता है, लेकिन पत्थर आसानी से मनुष्य की पहुंच में था। ये ऊपर था, जमीन की सतह के ऊपर, तो आराम से इसका इस्तेमाल किया जाता था। इससे बहुत सारे प्रयोग किए जाते थे। आग उत्पन्न की जाती थी, घर बनाया जाता था, अपनी सुरक्षा के लिए औजार बनाए जाते थे, बहुत कुछ होता था। इसके बाद 12,000 साल पहले की बात है, उसमें अगर हम देखें तो मध्य पाषाण काल का समय, ये वर्तमान से इतने समय पहले की बात हो रही है। 10,000 साल पहले तो ये आप देखें नवपाषाण काल, ये आरंभिक कृषक का समय था। मतलब इस समय तक आदमी खेती करना शुरू कर दिया था। मनुष्य के द्वारा खेती का प्रारंभ किया जाता है और साथ साथ कुछ मवेशी भी अपने लाभ के लिए पाले जाते हैं। 6,000 साल पहले ताम्रपाषाण काल चलता है। तांबे को पहली बार मनुष्य जान पाता है। जमीन के अंदर से पत्थरों को निकालने के क्रम में तांबा निकल आता है और उसके बाद तांबे का खनन करके उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो आप तारीख देख रहे हैं वो यहाँ पर है। हड़प्पा सभ्यता का समय है 2600 ईसा पूर्व। ये ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले की घटना है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये ग्रामीण लोग रहते हैं। गांव से धीरे धीरे विकसित होकर इनका नगरीकरण होता है और इनकी जो नगर अवस्था है वो बहुत समय तक रह नहीं पाती है। 700 वर्ष के आसपास ये टिकते हैं और उसके बाद अलग अलग कारणों की वजह से इनका पतन हो जाता है। उसमें बहुत सारे कारण जिम्मेदार माने गए हैं, उन्हें भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व के आसपास आरंभिक लौह काल की शुरुआत होती है। महापाषाण समाधान के जो अवशेष हैं वो हमें दिखाई देते हैं। 600 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है ये आरंभिक ऐतिहासिक काल हमें देखने के लिए मिलता है इस बीच में। और यहाँ आप पूरी घटनाओं को देख रहे हैं। साथ में ये चेतावनी, यहाँ पर वैधानिक चेतावनी दी हुई है कि जितनी तिथियां हैं वो सभी अनुमानित हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हम एकदम से प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। ये सब अंदाजा है कि इतने समय से इतने समय तक ये समय रहा होगा, ये पाषाण काल चला होगा, ये ताम्र पाषाण काल चला होगा, ऐसा। और इसके साथ साथ उपमहाद्वीपों के अलग अलग भागों में जो विकास की प्रक्रिया है वो एक समान समय में साथ साथ नहीं हुई है। अलग अलग कालखंडों में विकास हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो तारीखें दी गई हैं वो हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती है। तो ये एक तरह का डिस्क्लेमर है जिसे कि आप देख रहे हैं और सावधानीवश ये दिया गया है। नीचे जो सारणी बनी है उसे देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के जो चरण है, हड़प्पा सभ्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास की शुरुआत जब आप करते हैं तो पहले पाला इसी से पड़ता है। तो इसे आप अब इस सारणी में जो बताने का तरीका है वो कैसा है ये जानना आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में कौन से प्रयास किए जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता को जानने का कौन सा प्रयास किया जाता है वो दिया हुआ है। जैसे कि 1875 के समय हड़प्पाई मुहर पे अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट जारी होती है जिसमें कि उसकी लिपि और उसके स्वरूप पर चर्चा की जाती है। तो जानने का प्रयास अंग्रेजों ने शुरू किया था। और 1921 की बात है, अब हम 20वीं शताब्दी में आ गए। तो जो 1921 का समय है उस समय माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन की शुरुआत की जाती है। और हड़प्पा सभ्यता की भी जो शुरुआत है ना, मतलब शुरुआत का मतलब यहाँ खोजने की शुरुआत, ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इससे हम परिचित एक अचानक घटना की वजह से हुए थे। मतलब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और उस खास क्षेत्र में जब जमीन को खोदा जाता है, मजदूर वहाँ जमीन खोदते हैं तो उससे नीचे ईंटें निकलनी शुरू हो जाती हैं
और ईंटें निकलती हैं तो उसे अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, निर्माण कार्य में यूज़ कर लेते हैं, सोचते हैं कि ये तो कच्चा माल यही मिल गया। नासमझी में एक बड़ा हिस्सा वो बर्बाद कर देते हैं। बाद में मालूम होता है कि नीचे एक बड़ा सा नगर सो रहा है, नीचे एक सभ्यता दफन है, जिसका कि एक बड़ा हिस्सा या आप कहें कि एक जो बड़ा महत्वपूर्ण भाग है उसे इन्होंने उजाड़ दिया था। तो ये सारी बातें हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर उत्खनन का काम शुरू होता है, फिर एक के बाद एक नगर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये हिस्सा है। अब इसके बाद माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का काम शुरू किया जाता है और 1925 का समय है। मोहनजोदड़ो में भी उत्खनन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से भी एक के बाद एक प्रमाण निकलने लगते हैं। 1946 आज़ादी से थोड़े ही समय पहले ये मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में एक बार फिर से खुदाई का काम करवाया जाता है। ये चरणबद्ध तरीके से हुआ है। और 1955 का समय है। SR राव के द्वारा लोथल में यानी गुजरात वाले क्षेत्र में खुदाई शुरू की जाती है। पहले तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो बस वहीं तक सीमित है, लेकिन जैसे जैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाता है ये मालूम होता है कि ये पूरे भारतवर्ष में छिटपुट बिखरा हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद आप BB लाल और BK थापर का देख रहे हैं, तो इनके नेतृत्व में कालीबंगा में राजस्थान में उत्खनन का काम शुरू होता है। वो समय है 1960 का, ये आज़ादी के बाद वाला है। आज़ादी के समय विभाजन हो जाता है, तो जो मुख्य नगर थे जिसमें कि आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो या इस तरह के जो नगर हैं उन्हें देख रहे हैं, तो वो सब पाकिस्तान के हिस्से में चले जाते हैं। तो अब भारत में नए सिरे से उत्खनन का काम जब शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे जाते हैं वो गुजरात से खोजे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा पश्चिमी उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ से बहुत सारे स्थानों की खोज होती है। अब समय है 1974 का। यहाँ आप देख रहे हैं MR मुगल के द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ किया जाता है एक नए सिरे से। 1980 का समय है। जर्मन इतावली संयुक्त दल के द्वारा, ये जर्मनी और इटली का संयुक्त दल था जो कि खोज के तौर पे आता है, तो इसके द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ होता है, सतही अन्वेषण किए जाते हैं। 1986 का समय है। अमेरिकी दल आता है और हड़प्पा में उत्खननों की शुरुआत करता है। ये हमारी भारतीय सभ्यता थी, हमारी जमीन से उठकर खड़ी हुई सभ्यता थी, ये कहीं बाहर से नहीं आई थी और ये इतनी समृद्ध थी एक पुराने समय में। आज से इतने समय पहले इतनी पुरानी जो सभ्यता आप देख रहे हैं, इसका इतना विकसित होना ये अविश्वसनीय था और दुनिया इससे भौचक्की रह गई। जब ये सामने आती है ना तो लोगों की आंखें चौंधी आ जाती हैं और लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे खोजी गई, मतलब किस तरीके से इसका विकास हुआ, कैसे लोग यहाँ रहते थे, सब इसका तगमा लेना चाहते हैं। तो अंग्रेज इसमें सबसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक क्रम से जो विदेशी हैं वो भी इसमें पर्याप्त रुचि लेते हैं। तो ये आपने देखा। अब 1990 का समय है। RS बिष्ट के द्वारा धौलावीरा में उत्खनन का काम शुरू किया जाता है और धौलावीरा से बहुत बढ़िया वाटर स्टोरेज और तमाम जो पानी निकासी व्यवस्था है उसके प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो हमने सारणी देखी। अब अगली जो सारणी आप देखने वाले हैं, ये टेबल महत्वपूर्ण धार्मिक बदलावों की सूचना आपको देगी। कौन सी सभ्यता किस समय रही ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल है या प्रारंभिक वैदिक परंपरा है, उसका समय हम देखते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। उसके बाद समय आता है उत्तर वैदिक परंपराओं का, जो कि अपेक्षाकृत ज़्यादा जटिल थी, उनमें सरलता खत्म हो रही थी और रूढ़िवादी जो मानसिकता है वो घुसी जा रही थी। तो वर्ण व्यवस्था को यहाँ बहुत कठोर कर दिया जाता है, वो जन्म आधारित बना दी जाती है ताकि कोई उससे मुक्त न हो पाए। मजबूर कर दिया जाता है कि जो व्यवसाय तुम्हारा परिवार करता है वही तुम भी कर। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो उस समय उपनिषदों का शुरुआती समय माना जाता है, जैन धर्म का उदय होता है और इसके साथ साथ आप देखें बौद्ध धर्म ये भी शुरू हो रहा होता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के हमें प्रमाण मिलते हैं, तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं, राजवंशों के इतिहास को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है आरंभिक स्तूपों का समय है। उसके बाद 2री शताब्दी ईसा पूर्व से आगे का जो समय है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि महायान बौद्ध धर्म मत का विकास होता है, 2 भागों में बौद्ध धर्म का डिवीज़न होता है, वैष्णववाद का उदय होता है, शैववाद का। ये हिंदू धर्म में मतलब सनातन परंपरा में 2 अलग सेक्ट बढ़ जाते हैं। देवी पूजन यानी शाक्त संप्रदाय जो है उसका अलग से एक निर्माण हो जाता है, शक्ति की उपासना करने वाले लोग। तो अलग अलग मत लेकर लोग पूजा करना और उपासना करना, विश्वास करना शुरू कर देते हैं। ये समय क्या था? 2री शताब्दी ईसा पूर्व और आगे का समय। 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास का जो समय है, इस समय बहुत पुराने मंदिर हमें मिलते हैं जो कि काफ़ी कलात्मक है। तो ये हमने सारणीबद्ध तरीके से देखा। अब इसके बाद प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास की जो चरण अवधि है उसको तारीखों के सहारे हम देखने वाले। सबसे पहले देखें आप 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व का ये समय है। इस समय धान की रोपाई और गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, इन सब के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद समय आता है 500 से लेकर, यहाँ आप देखें 500 से लेकर 400 ईसा पूर्व का। मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाती है, मगध काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। शुरुआत से ही इसकी शक्ति तेजी से बढ़ती है और यहाँ तक आते आते ये बाकियों को निगलना शुरू कर देता है।
327 से लेकर 325 ईसा पूर्व मैसिडोनिया का जो शासक था सिकंदर, उसका हमला होता है। वो विश्व विजय का सपना लेकर निकला रहता है और भारत उस समय एक समृद्ध देश के तौर पे जाना जाता था, तो इसे विजित करना उसका सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न था। तो यहाँ वो हमला करता है। 321 ईसा पूर्व का समय है और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण होता है। सिकंदर का समकालीन धनानंद था, जो कि मगध साम्राज्य में अगर देखें तो नंद वंश का अंतिम शासक था। और आप देख रहे हैं अशोक का जो शासनकाल है वो 272-268 राज्याभिषेक के समय से, वहाँ से 331 ईसा पूर्व तक, यहाँ 231 है, ठीक है, 231 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बीच में कलिंग विजय वाला आप देखते हैं। उसके बाद 185 ईसा पूर्व का जो समय है, इस समय मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और मौर्य साम्राज्य का जो कमांडर था, सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो राज्य हासिल कर लेता है। इसके बाद 200 से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच का जो समय अंतराल है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है, वहाँ शकों का शासन शुरू होता है। जबकि दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे जो राज्य हैं वो निकल कर आते हैं और दक्कन जो पठारी क्षेत्र था, वहाँ सातवाहनों का शासन स्थापित हो जाता है। तो छोटे छोटे राजवंश जो हैं वो उदित होते हैं। 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच की बात है। इस समय पश्चिमोत्तर के जो शक हैं, मध्य एशिया के लोग, वो शासक बनते हैं। रोमन क्षेत्र से, मतलब रोम से व्यापार विकसित होता है, वहाँ से लेन देन शुरू होता है। सोने के सिक्कों का निर्माण होता है बड़े पैमाने पर, ये सब चीज़ें होती हैं। कनिष्क का राज्याभिषेक जो होता है वो तारीख है 78 ईस्वी की और सातवाहन और शक राजाओं के द्वारा भूमिदान के जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं जमीन दान में देने के, वो हमें प्राप्त होते हैं लगभग 100 से लेकर 200 ईस्वी के आसपास के। 320 ईस्वी के आसपास की बात है, लगभग इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, इसलिए लगभग गुप्त वंश का शासन जो है वो शुरू होता है। और लगभग यहाँ देखिए आप 335 से लेकर 375 तक समुद्रगुप्त का शासन होता है। 375 से लेकर 415 चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन होता है। दक्कन में वाकाटकों का रूल उस समय चल रहा होता है। 500 से लेकर 600 ईस्वी के बीच की बात है, कर्नाटक में चालुक्यों का उदय होता है और तमिलनाडु में पल्लव जो है वो अपना सिर उठा लेते हैं। 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच का समय देखते हैं तो कन्नौज के राजा हैं हर्षवर्धन, ये शासन कर रहे होते हैं और चीनी यात्री वेनसांग इन्हीं के समय में भारत की यात्रा करता है, कुछ समय भारत में रहता भी है। और 712 के आसपास का समय है, अरब लोग जो हैं वो सिंध पर हमला करते हैं और उस क्षेत्र को जीत लेते हैं और एक खास क्षेत्र में जजिया भी आरोपित करते हैं। तो वो सारी घटनाएं होती हैं। इस तरीके से हम घटनाओं को एक के बाद एक देख रहे हैं। अब अगली जो सारणी आपको दिखाई जा रही है, इसमें अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में जो प्रगति होती है, समय के साथ ये भी प्रगति होती है, इसको हम देखने वाले हैं। अब इस प्रोग्रेस में सबसे पहले 18वीं शताब्दी का जो समय है, 1784 का ये समय है। असल में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन होता है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है वो स्थापित होती है। अब चले आते हैं सीधे 19वीं शताब्दी में। ये 1810 का पूरा डिकेड है, मतलब पूरा 10 साल का जो आगे का समय है, उसमें कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के करीब 8000 अभिलेखों को एकत्र किया था। ये एक साल में होने वाला काम नहीं है, इसमें लगभग 10 साल लग जाता है। तो वो पूरा टाइम रेंज यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद 1838 का समय। 1838 में क्या होता है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख हैं उनका अर्थ पता लगाया गया। मतलब उन्होंने क्या किया, इनका मतलब मालूम कर लिया, जिससे कि बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। 1877 का समय है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित करवाया, जिससे कि उसे काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। 1886 का समय है। दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का जो पहला अंक है वो प्रकाशित होता है। पुरातत्व पे अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं उनको लिखित तौर पे प्रकाशित करवाया जाता है। उनका पब्लिकेशन का काम ये अंग्रेज करवाते हैं। 1888 का समय। एपिग्राफिया इंडिका का जो पहला अंक है वो प्रकाशित होता है। ये अंग्रेजों के लिए बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, वो अपने तगमा लेना चाहते हैं। 20वीं शताब्दी आ जाती है, ये 19वीं शताब्दी गुजर जाती है, अब 20वीं शताब्दी आ गई। तो 1965 से लेकर 1966 के बीच में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी जो है उसको प्रकाशित करवाया। ये अपना देशी प्रयास। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ साहित्यिक परंपराओं को आप देख लीजिए। यहाँ तो हमने अभिलेखीय साक्ष्यों को देखा, कैसे उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है या लिपिबद्ध किया जाता है। बिखरे हुए अभिलेखीय साक्ष्यों को बटोरकर उनका प्रमाण प्रकाशित करवाया जाता है, उसे पढ़ने में सफलता दर्ज की जाती है। अब यहाँ पर जो साहित्यिक परंपराएं हैं वो दी हुई हैं और इनका समय दिया हुआ है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण का पहला सही कंपाइलेशन था, व्यवस्थित कंपाइलेशन था। संस्कृत का व्याकरण ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन आचार्य पाणिनि के द्वारा उसे सूत्रबद्ध किया गया, उसे व्यवस्थित किया गया ताकि लोग उसे समझ पाएं और पढ़ पाएं। तो पहला ये प्रयास था और काफ़ी अच्छा प्रयास था। अष्टाध्यायी इनके द्वारा लिखी गई है और 500 ईसा पूर्व की ये बात है, लगभग 500 ईसा पूर्व।
इसके बाद जो प्रमुख धर्मसूत्र हैं उनकी रचना होती है और उनकी भाषा रहती है संस्कृत। समय है 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच का। अगली घटना क्या हो सकती है, तो अगली जो इसमें रचना का क्रम दिया हुआ है वो 500 से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच का है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ निर्मित होते हैं जैसे कि त्रिपिटक। पिटक का मतलब होता है पिटारा और इनकी संख्या रहती है 3। इनकी भाषा पाली है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी पाली भाषा में लिखे गए। इसके बाद 500 से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच का समय है रामायण और महाभारत को संस्कृत में रचा जाता है। ये घटनाएं तो पहले की हैं, लेकिन इनका जो कंपाइलेशन का काम है महर्षि वेद व्यास और तमाम अन्य भी प्रयास करने वाले लोग रहते हैं, तो उनके माध्यम से होता है। इसके बाद 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच का समय, एक लंबा समय अंतराल, इसमें स्मृतियां रची जाती हैं, जिसमें कि मनुस्मृति को आप देख रहे हैं, मनु की कानून की पुस्तक। इसके अलावा तमिल संगम साहित्य के रचना और संकलन के जो काम है वो होते हैं। तमिल संगम आयोजित किए जाते हैं और तमिल भाषा के जितने भी ग्रंथ हैं उनका कंपाइलेशन होता है, संकलन होता है। इसके बाद 100 ईस्वी के आसपास का ये समय है लगभग। चरक और सुश्रुत संहिता का निर्माण होता है, आयुर्वेद के ग्रंथों को लिखा जाता है और उनकी भाषा संस्कृत रहती है। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद के ग्रंथ रचे जाते हैं और चरक और सुश्रुत दोनों ही जाने माने उस समय के आयुर्वेदाचार्य और प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक यानी इनका अपना ऑपरेशन थिएटर भी होता था और टाँके लगाने के लिए बड़े ही दिलचस्प तरीके का ये इस्तेमाल करते थे। जंगली चींटियों को पकड़ ले आते थे जो कि शहद खाती थी और खून चूसने वाली होती थी, और जहाँ भी कटा हुआ घाव होता था, जहाँ भी ये फाड़ कर ऑपरेशन किए रहते थे, चमड़ी के दोनों सिरे पकड़ के चींटियों को वहाँ पे शहद लगवा के चटवा देते थे। मतलब शहद लगा देते थे, चींटियाँ अपने डंक में उसको जकड़ लेती थी और उसके बाद उनके शरीर का बाकी हिस्सा काट दिया जाता था। उनका मुंह जस का तस बंद रह जाता था और उस त्वचा की सिलाई हो जाती थी, और ऐसे करके ये टाँके लगाया करते थे। ऐसे ये बहुत सारी परंपराओं का ये पालन करते थे। कुल मिलाकर सफल शल्य चिकित्सक थे। तो ये आयुर्वेद की नई विधाएं विकसित होती हैं। इसके बाद 200 ईस्वी से आगे का जो समय आप देखते हैं, लगभग 200 ईस्वी से आगे का समय, उसमें पुराणों का संकलन होता है। 18 महापुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इनकी भाषा संस्कृत है। और 300 ईस्वी के आसपास का जो समय है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को लिखा जाता है, संस्कृत भाषा का ये भी है। कई सारे और धर्मशास्त्र रचे जाते हैं और ये समय है 300 से लेकर 600 ईस्वी के बीच का। संस्कृत नाटककार कालिदास के संस्कृत नाटककार कालिदास हैं, ठीक। तो महाकवि कालिदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इनके साहित्य सहित और भी ग्रंथ रचे जाते हैं, जैसे कि खगोल और गणित शास्त्र पे आर्यभट्ट और वराहमिहिर के बहुत जाने माने ग्रंथ हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। और जैन ग्रंथों का भी संग्रहण होता है जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो इस तरीके के काम जो है वो 400 से लेकर 500 ईस्वी के बीच में होते हैं। अब इसके बाद महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान क्या है वो इसमें दिखाया गया है, उसे देखिए। तो महाभारत एक बहुत विशालकाय महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा। इतना बड़ा महाकाव्य लिखने की दोबारा किसी ने जरूरत नहीं की। तो ये इतना विस्तृत है कि इसे तो पहले लिपिबद्ध करना ही बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय था। महर्षि वेदव्यास ने ये हरक्यूलियन टास्क जो है इसको अंजाम दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब वेदव्यास को लिखने के लिए लेखक खोजना था तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो लिखें। पहले वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं, तो भगवान शिव उन्हें एक लेखक उपलब्ध कराते हैं जो कि गणेश जी रहते हैं। वो धैर्य के साथ चीज़ों को सुनते हैं और क्रमबद्ध तरीके से दर्ज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 20वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 1919 के समय की बात करते हैं। 1919 से लेकर 1966 तक का महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन होता है। मतलब इतने बड़े महाकाव्य की भी मनुष्य ने आलोचना कर डाली, ये एक तारीफ का विषय है। तो वो समालोचना जो है वो प्रकाशित होती है, उसकी परिकल्पना की जाती है, वो समय यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद 1973 का समय, ये ब्यूटेनन नाम के एक आलोचनाकार हैं, आप कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इनका जो संस्करण है, मतलब महाभारत पे ही आलोचना अपनी लिखते हैं, तो वो अंग्रेजी अनुवाद के साथ जो पहले से लिखी गई आलोचना थी उनका भी ये ट्रांसलेशन करते हैं, प्लस अपनी ओर से भी कुछ जोड़ते हैं। तो वो जो इनका प्रकाशन है वो शुरू होता है और 1978 में उनकी मृत्यु के बाद ये परियोजना काफ़ी अधूरी रह जाती है। मतलब ये इस काम को पूरा नहीं कर पाते। इतना बड़ा महाकाव्य है कि उसकी आलोचना लिखना तो और टेढ़ा काम है, क्योंकि आलोचना थोड़ी तो होगी नहीं, उसका हम कोई सारांश तो नहीं लिख रहे हैं, उस पर हम विस्तृत अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कमी और अच्छाई दोनों का वर्णन कर रहे हैं, तो वो और विस्तृत हो जाएगा। तो अपने जीवन काल में ये पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये परियोजना इनकम्प्लीट रह जाती है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब यहाँ सारणी जो दी हुई है इसमें प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के जो चरण हैं वो दे रखे हैं। तो 1814 का समय है और इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना होती है, मतलब कलकत्ता में ये स्थापित होता है म्यूजियम। और राम राजा लिखित जो एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज का प्रकाशन है वो कनिंघम ने करवाया था। सारनाथ के स्तूप की छानबीन होती है उस समय, ये प्रकाशन का काम होता है। यहाँ देखें, ये जो स्टेटमेंट है वो अलग है, यहाँ से ये वाली जो जानकारी है ना वो यहीं तक है। इसके बाद ये दूसरी सूचना है।
तो 1834 का जो समय है, उस समय ये पुस्तक है जिसका नाम है एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज, इसका पब्लिकेशन होता है पहली चीज़। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो सारनाथ के स्तूप की छानबीन करते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। इसके बाद 1835 से लेकर 1842 जेम्स फेर्गुरान जो है, इन्होंने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। एक अंग्रेज को अगर कुछ भनक लगती थी तो उसके पीछे बहुत सारे चले आते थे, जानने की उत्सुकता। हमसे ज़्यादा हमारे इतिहास को जानने के इच्छुक यही लोग थे। अब इसके बाद आप देखें 1851 का समय, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना होती है। मतलब मद्रास में ये जो गवर्नमेंट म्यूजियम है ये इस्टेब्लिश किया जाता है। और भिल्सा टोप्स ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखा जाता है, और ये सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक किताबों के तौर पे जाना जाता है। सांची के ऊपर लिखी गई, मतलब सांची स्तूप और सांची के जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके ऊपर लिखी गई, उन घटनाओं के आधार पर लिखी गई किताब है। लेखक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद राजेंद्र लाल मित्र की जो किताब है उसमें आप देख रहे हैं कि बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, इसका पब्लिकेशन होता है, ये किताब का नाम है। समय आप देख रहे हैं 1878 का। 1880 की बात करते हैं तो ये देख रहे हैं आप H.H. कोल, इनको प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब संग्रहाध्यक्ष का मतलब यह है कि सारी इमारतों की जानकारी इकट्ठा करना, उसे एक जगह इकट्ठा रखना, उसकी व्यवस्था देखना, ये सारे काम। और 1888 का समय क्या कहता है? तो ट्रेजर टोप्स एक्ट बनाया जाता है, और इसके हिसाब से होता क्या है कि सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकारी नियंत्रण में होती थी। एक तरह से ये ठीक भी है, हालांकि अंग्रेज इसका भरपूर दोहन करते थे। जो उनके काम की चीज़ और उनके लिए काफ़ी कीमती चीज़ होती थी उसको अपने देश ले जाते थे। अब इमारतों को तो यहाँ से ले नहीं जा सकते हैं, तो उसका भी जो तगमा है वो अपने सिर ले लेते थे। तो सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण होता था। अब इसके बाद 20वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड भूसे असल में, ठीक है, अच्छा नाम है, तो इनका यहाँ मैन्यूमेंट ऑफ सांची नाम की पुस्तक का प्रकाशन होता है। द मैन्यूमेंट ऑफ सांची ये किताब का नाम है, और लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नाम आप देख रहे हैं, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड भूसे। तो ये पब्लिश होती है किताब, समय है 1914 का, विश्व युद्ध खिंच चुका था। और 1923 की बात है, जॉन मार्शल की किताब है कंजर्वेशन मैनुअल, वो प्रकाशित होती है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। ये हमारा अपना जो स्वदेशी प्रयास है उसे आप देख रहे हैं। 1989 सांची को एक विश्व कला दाय यानी विश्व धरोहर स्थल के तौर पे मान्यता प्राप्त होती है। दाय का मतलब होता है स्थान, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे अपनी मान्यता को प्राप्त करता है। तो ये समय है 1989 का। अब यहाँ से फिर से एक बार फॉर्मेट चेंज होता है तो सारणियाँ ही, लेकिन यहाँ पर युद्ध दिया हुआ है, वर्ष दिया है, स्थान दिया है, जीता कौन हारा कौन वो दिया है। युद्ध में यही सब चीज़ें जानने योग्य होती हैं, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कौन उसमें विजेता रहा, कौन पराजित हुआ, मारा गया या फिर बच गया, वो सब भी चीज़ें जानते हैं। तो देखें यहाँ पर ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं जो कि पूछी जाती हैं, घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं प्रश्न बन ही जाता है। तो सबसे पहले नंबर आता है, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, तो दशराज्य युद्ध का। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दशराज्य, राज्य मतलब होता है राजा और दश मतलब होता है 10 यानी 10। तो 10 राजाओं का युद्ध, ठीक। दश यहाँ देख रहे हैं आप, ये दश लिखा हुआ है, बड़ा श है, ताला विश। इसका मतलब है कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये शब्द जो है ना ये संस्कृत का है, वैसे इसको हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो 10 राजाओं का युद्ध। समय था 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, यानी आज से बहुत पहले की बात है। ये परूशनी नदी के तट पे हुआ था, परूशनी यानी रावी के तट पे हुआ था, पंजाब के पास ये युद्ध लड़ा गया था। विजेता, इसमें 10 राजाओं के साथ युद्ध टकराव हुआ था, तो इसमें विजेता कौन था? ये भारत के पूर्व वैदिक आर्यन आदिवासी राज्य जो कि उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य जनजातियों से संबद्ध थे वो जीतते हैं, और वैदिक जनजाति जिन्होंने वशिष्ठ का समर्थन किया था वो हार जाते हैं। तो यहाँ सुदास की सेना जो है वो लड़ती है, और यहाँ आप नीचे देख रहे हैं और भी सूचनाएं। तो शाही ऋषि है विश्वामित्र, मतलब राजा की ओर से जो पुरोहित पक्ष था वो किसका था? विश्वामित्र का था। और त्रित्सु भरत पुरु राजा सुदास जो है वो निर्देशित कर रहे थे। तो कुल मिलाकर राजा सुदास की विजय होती है, और बाकी राजा जो है वो इनके सामने जो वशिष्ठ के समर्थक थे वो हार जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ टकराव किसका हो रहा था? विश्वामित्र का और वशिष्ठ का। ब्रह्मर्षि की उपाधि को लेकर खींचतान काफ़ी ज़्यादा थी, और विश्वामित्र कोई शुरुआती ऋषि नहीं थे। शुरुआत में ये भी बड़े ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे, इनका नाम था विश्वरथ। बाद में इनका अहंकार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्हें फिर ठोकर लगती है, अपनी कमी का पश्चाताप होता है, और ये अपने व्यक्तित्व में सुधार करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये दशराज्य युद्ध का पूरा ब्यौरा है। इसके बाद हाइडेस्पीस का युद्ध है, और इसमें सिकंदर और राजा पुरु के बीच में युद्ध हुआ था। सिकंदर महान और पोरस।
सिकंदर और महाराजा पुरुषोत्तम, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। और ये हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध कहा जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। जो यूनानी और ग्रीक प्रमाण हैं उनसे अगर देखें हम, मतलब पुराने जो विदेशियों के द्वारा लिखे हुए ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उस पर अगर यकीन करते हैं तो उसमें दिखाया गया है कि महाराजा पुरु बहुत बुरी तरह से हारते हैं। उनको बेड़ियों में जकड़कर सिकंदर के सामने पेश किया जाता है और सिकंदर बड़ी दया दिखा के उन्हें मुक्त कर देता है। लेकिन हमारे जो भारतीय प्रमाण हैं और हमारे भारतीय सबूत हैं वो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि महाराजा पुरु जीते थे। यहाँ जीत हार की बात नहीं है, हालांकि दे दिया है इसमें हार में पुरु का नाम। तो कुल मिलाकर सिकंदर की शक्ति यहाँ से भंग हो जाती है। समय याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व। झेलम के किनारे इसकी जो बैकबोन है ना वो बुरी तरह से टूटती है और इसकी सेना पुरु से युद्ध करके इतनी थक जाती है। ऐसे चैलेंज की इसे अपेक्षा नहीं थी। उसने सोचा कि महाराज पुरु भी सिर झुका देंगे आराम से, जैसे आंभिक राज झुका देते हैं, और आराम से ये उनकी पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। महाराजा पुरु जो है इसके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और पूरा जो उनका साम्राज्य था वो इतना भयंकर इन्हें टक्कर देता है सिकंदर को कि सिकंदर का आगे का साहस ही टूट जाता है। और फिर व्यास नदी तक पहुंचते पहुंचते इसकी सेना की हालत खराब हो जाती है और वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। व्यास नदी को हम पार नहीं करेंगे किसी कीमत पर। सिकंदर लाख समझाता है लेकिन सेना तैयार नहीं होती है। और उसके पीछे एक और बड़ी चीज़ जिम्मेदार थी कि मगध में उस समय धनानंद का रूल था और मगध की शक्ति अपने शिखर पे थी। तो किसी ने इन्हें बता दिया था, इनके भेदियों ने, कि उनके पास बहुत बड़ी एलिफेंट आर्मी है, हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना धनानंद के पास है। और ये गलत नहीं था, सही बात थी। वो हाथी तुम्हें 2 मिनट में कुचल देंगे, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो भय था वो उनके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि वो वहीं से वापस लौट जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये हाइडेस्पीस का युद्ध है। इसके बाद सेलुकस निकेटर जो है ये अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी ख्वाहिशें लेकर आता है। फिर एक बार मौर्य साम्राज्य को और भारतवर्ष को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, मतलब उसका दुर्भाग्य था कि इस समय भारत पर या मगध क्षेत्र जो था उस पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और अखंड भारत की सीमाएं काफी विस्तृत थी। तो सेलुकस जो है वो चंद्रगुप्त से हार जाता है, बदले में संधि करनी पड़ती है। तो 303 ईसा पूर्व का ये समय था। उत्तर पश्चिमी भारत में ये होता है, मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य विजेता होते हैं, सेलुकस पराजित होता है। इसके बाद तराइन का युद्ध होता है। 1191-92 2 तराइन के युद्ध होते हैं, आप जानते ही हैं। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं अपने कौशल से, दूसरे वाले युद्ध में गोरी जीत जाता है अपने छल से। तो ये परिणाम इसका निकलता है। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं दोनों लड़ाइयों का परिणाम, एक 1191 में होती है, दूसरी 1192 में होती है। इसके बाद नंबर आता है पानीपत के 3 युद्धों का। पहला वाला होता है 1526 में, दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद दूसरा वाला होता है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा वाला तो आप देख ही रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली मराठों के साथ संघर्ष करता है, मराठा शक्ति का अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं हैं। इसमें बालाजी बाजीराव जो है ये तीसरे युद्ध में, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, पराजित हो जाते हैं। तो ये परिणाम आपको पता होना चाहिए, समय आप याद रखेंगे। 1761 में तीसरा वाला होता है। खानवा का युद्ध जो है ये खानवा में होता है, क्षेत्र वही खानवा का है। बाबर इसमें विजेता होता है, राणा सांगा हार जाते हैं। 1527 की बात है। घाघरा का जो युद्ध है ये 1529 में होता है, बाबर विजेता होता है और महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह जो है ये हार जाते हैं संयुक्त रूप से। तो इसमें जीतने और हारने वालों का नाम दिया हुआ है। इसके बाद आप देखें चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध तो आप जानते ही हैं कि ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं बहुत बुरी तरह से हारता है और शेरशाह जीत जाते हैं। 1539 की बात है। और कन्नौज वाले युद्ध में हुमायूं का पैर ही उखड़ जाता है, भारत से भागना पड़ता है। तो शेरशाह इसमें विजेता होते हैं और उसके बाद दिल्ली के तख्त पे ये आसीन हो जाता है, 5 साल के लिए शासन करता है। और उसके बाद आगे देखें आप, सेमल का युद्ध होता है, ये सेमल वाले क्षेत्र में ही होता है। शेरशाह इसमें विजेता होता है और हिंदू राजपूत जो है उसके खिलाफ लड़ रहे थे, वो हार जाते हैं। 1544 की बात है। इसके बाद अगला अब कालिंजर का बीच में होता है, तो 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, गोला उसी के ऊपर आकर फट जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं तालीकोटी का युद्ध। तालीकोटी बन्नीहट्टी या फिर इसे रक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर एम्पायर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित होता है, उसका पतन हो जाता है यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम जड़ से साफ हो जाता है, लेकिन इसका ये भी तात्पर्य है कि शक्ति का समापन हो जाता है, वैसा सामर्थ्य फिर बचता नहीं। तो ये समय है 1565 का। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ऐसे मैदान में होता है जिसकी मिट्टी हल्दी की तरह पीली। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। बहुत से लोग जो युद्ध से करीबी साक्ष्य रखते हैं, मतलब अब उस समय का कोई जीवित तो है नहीं, लेकिन जो स्थानीय साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि महाराणा की शक्ल से भी अकबर को डर लगता था, महाराणा का व्यक्तित्व ऐसा था। लेकिन कुल मिलाकर परिणाम जो ऐतिहासिक प्रमाण है उसके हिसाब से अकबर विजेता सिद्ध होता है और महाराणा प्रताप जो है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो परिणाम है वो ठीक दिया है, महाराणा प्रताप जीतते हैं और अकबर जो है वो पराजित होता है।
इसके बाद आप आगे देखें, स्वाली की जो लड़ाई है ये 1612 ईस्वी की है, स्वाली में ही होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में होता है। औरंगजेब और दारा शिकोह में होता है धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1658 का है। उज्जैन शहर के बाहर धर्मत नाम की जगह है, वहां पे होता है। और ये उत्तराधिकार का युद्ध था। शाहजहां के जो पुत्र हैं वो आपस में राजगद्दी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। औरंगजेब उन सभी में योग्य सिद्ध होता है, मतलब कूटनीति से जीत जाता है। इसके बाद करनाल की लड़ाई है जो कि 1739 में होती है। करनाल क्षेत्र में ही नादिर शाह जीतता है और मोहम्मद शाह हार जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रिचिन्नापल्ली की जो लड़ाई है, इसे आप देख रहे हैं नीचे, घेराबंदी है असल में। मराठा साम्राज्य और अर्काट के नवाब के बीच में ये खींचतान चल रही थी। 1741 का समय था। और इसके बाद मद्रास का जो युद्ध है वो होता है, मद्रास इसकी जगह ही है। और 1746 का समय है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें त्रिचिन्नापल्ली की जो घेराबंदी है 2 जगह दी हुई है। इसे आपने देखा, एक बार अर्काट के नवाब, एक बार मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच में। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। अब अर्काट की घेराबंदी का आप देख रहे हैं, तो अर्काट क्षेत्र है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीतती है और ये संयुक्त जो फ्रांसीसी और अर्काट के नवाब की सेना थी ये पराजित हो जाती है। यहाँ समय है 1751 का। अरनी का युद्ध जो है वो 1751 में होता है और वही सेम तारीख है। अरनी में होता है रॉबर्ट क्लाइव के अधीन जो ब्रिटिश बल है वो जीत जाता है और राजा साहिब के अधीन जो फ्रेंको भारतीय बल है वो हार जाता है। मतलब भारतीय नरेश जो है वो फ्रांसीसियों के सहयोग से उठ खड़े हुए थे। इसके बाद गोल्डन रॉक का बैटल है, यानी गोल्डन रॉक की लड़ाई है। ये गोल्डन रॉक क्षेत्र में होती है, त्रिचिरापल्ली। और इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ते हैं। 1753 की बात है। कलकत्ते का जो सीज होता है, कलकत्ते की जो घेराबंदी होती है वो 1756 की है। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। और प्लासी का युद्ध तो आप जानते ही हैं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच में होता है। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेजी सेना जीत जाती है। तो ये पूरा मामला था और ये 1757 की तारीख है। तो युद्ध की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। युद्ध यहीं पर समाप्त नहीं होते हैं, आगे बहुत सारी लड़ाइयों को हम देखेंगे और उनके परिणामों से अवगत होंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।